जय हिंद दोस्तों, जैन भवानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो अपन जो टॉपिक लेकर आए हैं, हम संविधान को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा नीति निर्देशक तत्व, बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अपने लास्ट क्लास में बच्चों अपने क्या पढ़ लिया था, अपने मौलिक अधिकार पूरे कर लिए थे। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। देखिए बच्चों, अगर अपने बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, कोई बताएगा? देखो, मौलिक अधिकार तो क्या होते हैं सर, हमारे होते हैं। हम भारत के नागरिक हैं, तो संविधान ने हमें जो अधिकार दिए वो हमारे मौलिक अधिकार कहलाए। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? नीति निर्देशक तत्व राज्य के अधिकार होते हैं। मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है बच्चों? आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं अपन क्या, नीति निर्देशक तत्व। तो पहला तो क्वेश्चन ये है आपसे अर्जुन, आप ये बताइए कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए हैं? वेरी गुड। तो अब चलते हैं, आइए बच्चों पढ़ते हैं अपन नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? पहला तो ये क्वेश्चन आपसे, तो ये लिए गए हैं बच्चों आयरलैंड के संविधान से लिया है हमने। ठीक है, कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। दूसरा क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है हमारे भारतीय संविधान में उल्लेख कहां है? तो आपसे पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्वों का संविधान में उल्लेख कहां है, तो उत्तर क्या रहेगा कि भाग नंबर 4 और अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक। वेरी गुड। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों कि हमारे जो आर्मी के अंदर है इन नीति निर्देशक तत्वों से क्वेश्चन क्या आ सकता है। यहां से आने का चांस है न के बराबर। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या क्वेश्चन आ सकता है, बस छोटा सा ये अपने 4-5 आर्टिकल याद करने हैं। वैसे तो अपने आर्मी के अंदर आर्टिकल आते ही नहीं है, फिर भी अगर यहां से क्वेश्चन आएगा ना तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए हैं? आयरलैंड। अगर इसके बाद में कोई क्वेश्चन बनता है वो देखते हैं कि क्या बन सकता है। एक तो यही है मोस्ट इंपोर्टेंट कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए है, तो उत्तर क्या रहेगा? आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व किसके अधिकार होते हैं? राज्य के अधिकार होते हैं। राज्य चाहे तो अपने राज्य सरकार चाहे तो अपने राज्य के नागरिकों के विकास के लिए वो कुछ भी कर सकती है। जिस हिसाब से मान लीजिए चुनाव प्रचार के दौरान बहुत बड़े जो क्या करते हैं लोग, घोषणाएं करते हैं, अगर हमारी सरकार आती है तो हम ये कर देंगे, हम इतने लोगों को नौकरी देंगे, हम इस सेक्टर के अंदर ये मजबूत करेंगे, बहुत सारी बातें बोली जाती है। अगर वो करे तो करे, ना करे तो अपन उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं क्या? जिस हिसाब से अब की बार जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत जी है। उससे पहले कौन थी? वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे जब चुनाव प्रचार के दौरान क्या कहा था उन्होंने कि मैं 17 लाख लोगों को क्या दूंगी? रोजगार दूंगा, सरकारी नौकरी दूंगी। तो पहले दिन ही अखबार के अंदर ये आया था कि जब हमारे जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी बनी थी, क्या वो घोषणाएं पत्र के अंदर जो बातें कही है क्या वो उनको पूरा करेंगे? लास्ट में जाते जाते समय उन्होंने क्या दिया था? सरकारी नौकरी तो कोई भर्ती पूरी नहीं हो पाई थी, तो हम उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? नहीं सर। कि ये जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं ना, एक राज्य सरकार चाहे तो अपने राज्य के लोगों के विकास के लिए कुछ भी कर सकती है, ना चाहे तो ना सही भैया। उसी प्रकार से एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है उसके अंदर, वो है आर्टिकल 40। क्या है बच्चों? आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 के अंदर क्या बता रखा है कि आर्टिकल 40 में हमें गांधीवादी दर्शन प्रतीत होते हैं। क्या महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था राहुल? महात्मा गांधी जी का सपना क्या था? ड्रीम ऑफ माई इंडिया पुस्तक है महात्मा गांधी जी की। तो उसमें क्या कहा था महात्मा गांधी जी ने? कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब देश का विकास कब होगा? जब गांव का विकास होगा। मेरा भारत गांव में बसता है, ये कहा था उन्होंने, ड्रीम ऑफ माई इंडिया। तो उन्होंने कहा था देश का विकास कब हो सकता है? जब गांव का विकास होगा। और गांव के विकास के लिए क्या कराओ? पंचायतों का निर्माण करवाओ। अलग अलग नई नई पंचायतें बनेगी तो उनके विकास के लिए पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो डेवलपमेंट होगा भैया, सीधी सी बात है। तो नई नई पंचायतें बनाओ, तो पंचायतों का गठन करना आर्टिकल 40 के तहत।
पंचायतों का गठन करना, आर्टिकल 40 मोस्ट इंपोर्टेंट है ये यहां से आर्टिकल। ठीक है, अब देखो भैया, तो पहले क्या करती थी सरकार, राज्यों के विकास के लिए, मतलब पंचायतों के विकास के लिए पैसे दे भी देती थी, ना दे तो ना दे भैया। देखो भैया, उससे पहले जैसे अपन बात करते हैं, पंचायतों को संवैधानिक मान्यता कब दी गई, 1992 में। वेरी गुड। कौन सा संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायतों को संवैधानिक मान्यता। तो उससे पहले पंचायतों के निर्माण के लिए आर्टिकल 40 में बता रखा था, लेकिन क्या विकास हो पाया क्या पंचायतों का, नहीं सर, विकास नहीं हो पाया। क्यों, एक सरकार क्या करती थी, हम गांव के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए देते हैं। अरे 1000 करोड़ तो दिया, लेकिन गांव मतलब कितनी सारी ग्राम पंचायतें हैं, हमारे राजस्थान के अंदर 11,000 से ज्यादा है। लो कर लो साहब, एक गांव तक पहुंचते पहुंचते वो कितने हो जाता है, 10 लाख रुपए हो जाता है। और 10 लाख में वो तो बताई है, लेकिन अमाउंट ऊपर बताया, नीचे पहुंचते पहुंचते पता नहीं कितने लोग खा जाते हैं। बचता क्या, कुछ नहीं होता है। 5 साल में एक कोई सड़क बन जाती थी तो बन जाती थी, और क्या होता था, कुछ नहीं होता था। अब देखो, पंचायतों का निर्माण करवाना, गठन करवाना आर्टिकल 40 में था, लेकिन सरकार चाहे तो करे, ना चाहे तो ना करे भैया, ये था। तो आर्टिकल 40 इंपोर्टेंट है। उसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 क्या कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बोले तो आर्टिकल 44 क्या कहता है राहुल, एक समान नागरिक सिविल संहिता लागू करना। क्या है, एक समान नागरिक सिविल संहिता लागू करना। देखो भैया, हमारा भारत एक है, अखंड भारत है। यहां पर प्रत्येक राज्यों के अंदर के धर्म के आधार पर अलग अलग नियम नहीं होने चाहिए, एक होना चाहिए। उसी प्रकार से इसके ऊपर भैया ध्यान रख लेना, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का आदेश दे दिया गया है कि इसको केंद्र सरकार को नियम बनाओ और यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू होना चाहिए। यहां पर कोई धर्म के नाम पर अलग अलग सिस्टम नहीं होना चाहिए। देश एक है, संविधान एक है, तो सभी के ऊपर नियम कानून एक जैसे होने चाहिए। आप धर्म के नाम पर किसी के अंदर जो विवाह की परंपरा किसी में अलग है भैया, कोई धर्म में अलग है, तो उसी प्रकार से तलाक के भी अलग अलग सिस्टम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म मतलब सभी देशवासियों के ऊपर जो नियम कानून है वो एक समान होना चाहिए। क्वेश्चन है आपसे, आप ये बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। वेरी गुड भाइयों। तो गोवा के अंदर लागू किया और किसी भी स्टेट में लागू नहीं है। समझ में आया आपको? इसकी डिमांड इतनी ज्यादा बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट तक ने आदेश दे दिए गए किसको, सरकार को, ये पूरे देश में लागू करवाओ आप। ठीक है भैया, ये चीज है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा। नोट डाल के लिख लेना भैया। एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। उत्तर क्या रहेगा भाइयों? गोवा। आया समझ में? कोई दिक्कत? मिटा दूं? लिखो भैया, फटाफट आगे बढ़ते। एक आपसे क्वेश्चन है, देखो भैया, गुजरात के अंदर शराब पर बैन है क्या? बिहार के अंदर, राजस्थान में है? तो एक देखो, अलग अलग राज्य के अंदर ये मतलब ये राज्य के अधिकार है। कोई भी राज्य अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को देखते हुए नशीले पदार्थों को बैन कर सकता है, चाहे तो करे, ना चाहे तो ना करे भैया। आप कहोगे सर गुजरात के अंदर शराब बैन है, बिहार के अंदर सर बैन कर रखी है। अगर बात करें कि सर राजस्थान के अंदर जो मंदिर है वो 8 बजे बंद हो जाते हैं, लेकिन हरियाणा में 24 घंटे मंदिर खुले रहते हैं। ठीक है, तो भैया उसी प्रकार से ये क्या है कि सर एक राज्य सरकार चाहे तो क्या कर सकती है, नशीले पदार्थों को प्रतिबंध लगा सकती है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 47। तो आर्टिकल 47 क्या कहता है? नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है भैया, ये चीज है। तो आगे बात करते हैं। देखो भैया, हमारे राजस्थान
के अंदर बहुत सारे क्या हेरिटेज पैलेस हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, गढ़ हैं, किले हैं, राजमहल है। तो ये देखो, ये जो बनाया था ये बनी रहे, आगे आने वाली पीढ़ी भी इसको देख पाए कि हमारे पूर्वज इस हिसाब से महल निर्माण किया करते थे, इस हिसाब से इस मतलब ऐसी जगह रहते थे। ये उनकी मतलब ये हमारे जो प्राचीन इतिहास की जो इमारतें हैं उनके संरक्षण के लिए राज्य सरकार क्या कर सकती है सर, नियम बना सकती है, कानून बना सकती है। तो आपको क्या सर आर्टिकल 49 क्या कहता है कि ऐतिहासिक इमारतों को बचाने रक्षण करने के लिए कानून नियम पास कर सकती है। तो आर्टिकल 49 क्या कहता है, ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण, कोई भी राज्य सरकार जो हेरिटेज पैलेस है उनको बचाती है, उसके लिए पैसा इन्वेस्ट करती है, वो कौन से आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 49। अब आपसे क्वेश्चन है कि आर्टिकल 50, एक देखो भैया, एक तो होता है न्यायपालिका, एक होती है कार्यपालिका, एक तो होती है जुडिशरी, एक होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो आप ये बताइए कि एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशरी के अंदर क्या अंतर है। अब देखिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंदर क्या है। कार्यपालिका क्या काम है, नियम कानून बनाना, और न्यायपालिका क्या काम है, न्याय करना। तो आप ये बताइए दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। कार्यपालिका काम क्या है, कानून बनाने का काम है, और न्यायपालिका क्या काम है सर, न्याय करना। अगर मान लीजिए इसके अंदर दोनों का अलग अलग काम है, ऐसा नहीं है कि आप कोई सा भी क्या सरकार नियम बनाए और सारे नियम के लिए कहां चले जाओ, आप कोर्ट में चलाओ, सर इन्होंने क्या नहीं बनाया, संविधान का इन्होंने उल्लंघन किया है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या सर नियम कानून, देखो भैया भारत सरकार एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र सर यहाँ पर जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुनकर भेजे जाते हैं, और वो जनता की आवाज को कहां पर उठाते हैं, सदन में उठाते हैं भैया। तो वही नियम बनाते हैं, जो नियम कानून बना दिया। तो हर कोई नियम ऐसा नहीं है विपक्ष वाले जाए कि भैया सीधा कोर्ट में चले जाओ, हर नियम के ऊपर का भैया सुप्रीम कोर्ट नियम बनाएगा, फिर छोड़ दो रे काहे के चुनाव है, फिर न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट वही नियम बना देगा और वही लागू कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता। कि कार्यपालिका अलग है और न्यायपालिका अलग है, लोगों को न्याय दिलाने का काम करती है न्यायपालिका, ऐसा नहीं है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग अलग पृथक्करण, सेपरेट, ये बात कौन कहता है, आर्टिकल 50। कल अपन जो आप परसों जो आपने दिखाया था ना, कौन सा जो पेपर सोल्व कर रहे थे ऑनलाइन, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर यह था कि अपने अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करना का ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, ये नीति निर्देशक तत्वों का भाग है, अभी चर्चा करेंगे। पहले तो लिखो आर्टिकल है 50। आर्टिकल 50 क्या कहता है, कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण, सेपरेट, ठीक है, सेपरेट एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड जुडिशरी, ये चीज कहता है। नेक्स्ट भैया कि एक राज्य सरकार भैया किसी राज्य की सीमा दूसरे देश से लगती है, इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है, तो अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करना ये कौन से आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 51। आप मतलब कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं यार, सोचने पर मजबूर हो जाता है बंदा कि यार एक राज्य किस हिसाब से अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करेगा। तो ये ध्यान रख लेना, नीति निर्देशक तत्वों में आता है कि एक राज्य क्या करे, कि यह शांति समझौता स्थापित करे कि अपने राज्य के अंदर शांति को स्थापित करने के लिए, ठीक है ना, दूसरे देशों के साथ में। तो अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करना, ये कौन सा है, आर्टिकल है 51। तो ये है आपके नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जो मुख्य आर्टिकल है, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाना, ठीक है। तो अब मैं आपको फटाफट रिवाइज करवा देता हूं, आपको समझ में आया तो आप फटाफट जवाब दीजिएगा। तो आपसे क्वेश्चन है भैया कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, वेरी गुड। नीति निर्देशक तत्व किसके अधिकार होते हैं, राज्य सरकार के अधिकार होते हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है क्या, नहीं की जा सकती, ठीक है। आप ये बताइए कि आर्टिकल 40 में क्या है, वेरी गुड, पंचायतों का निर्माण करवाना। आर्टिकल 44 क्या कहता है, वेरी गुड, एक समान नागरिक सिविल संहिता लागू करना। 44 मतलब 4 मतलब बराबर, ठीक है, एक समान नागरिक सिविल संहिता लागू करना। आर्टिकल 47 क्या कहता है, वेरी गुड, नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना। आप ये बताइए एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है, वेरी गुड। आप ये बताइए कि
एक राज्य सरकार ऐतिहासिक इमारतों, ठीक है, महलों के निर्माण और उनके संरक्षण के लिए क्या है भैया, कार्य कर सकती है, पैसा लगा सकती है। कौन सी आर्टिकल के तहत बताया गया है? आर्टिकल 49। कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग है, ये कौन से आर्टिकल में है? मतलब 50-50। कैसे आपको सर 50-50 याद करने का तरीका है? 50-50 मतलब सर बराबर हैं, तो कार्यपालिका न्यायपालिका 44 एक समान, 44 मतलब एक समान, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। और आर्टिकल 51 में क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करे, ठीक है, ये चीज है भैया। तो आया समझ में? अंतरराष्ट्रीय मतलब शांतिपूर्ण विदेश नीति बनाना भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। शांतिपूर्ण विदेश नीति बनाना, अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए काम करना, किसका? राज्य सरकार का। ये तो सारा समझ में आया। एक आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि आप जब मैंने नीति निर्देशक तत्व तो ये पढ़ा है, उससे पहले मौलिक अधिकार पढ़े हैं और उससे पहले अपने मूल कर्तव्य भी पढ़े हैं। तो आप ये बताइए कि 11वां मूल कर्तव्य कौन सा था? बताओ ये फटाफट, 11वां मूल कर्तव्य कौन सा था? बताओ फटाफट। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, वेरी गुड, आरटी, राइट टू एजुकेशन। तो अब देखिए बच्चों, अब एक अपन बात कर लेते हैं। जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो अनिवार्य शिक्षा की गई थी ना, उसको एक जगह नहीं 3 जगह जोड़ा गया था। वो फटाफट देख लो। बात करते हैं अपने 86वां संविधान संशोधन, 86वां 86 से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? 86वां संविधान संशोधन है 2002 में। और इसके तहत क्या था बच्चों? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, ये बात कही गई थी किसमें? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। इसके अंदर क्या कहा गया था कि प्रत्येक अभिभावक का ये मूल कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करावे, ठीक है, ये बात कही गई थी। लेकिन ये बात कोई मूल कर्तव्य नहीं जोड़ी गई, ये 3 जगह जोड़ी गई थी। कहां कहां पर जोड़ी गई थी बच्चों? आप बताओ फटाफट, किसी को पता है तो। सर ये 3 जगह जोड़ी गई थी, कहां कहां पर है? एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज, दूसरा फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार में, और तीसरा बच्चों ये जोड़ी गई थी नीति निर्देशक तत्वों में। एक राज्य सरकार चाहे तो अपने नागरिकों मतलब अपने क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा को बढ़ावा दे सकती है, ठीक है। और अब बताओ मूल कर्तव्य में कहां जोड़ा गया? आप कहोगे सर 51 के 11, ठीक है, ये चीज है। मौलिक अधिकारों में कहां जोड़ा गया? आर्टिकल 21A। मूल कर्तव्य में कहा? आर्टिकल 51 के 11 के अंदर। नीति निर्देशक तत्वों में कहा? आर्टिकल 45। ये 3 चीजें हैं। तो आपको समझ में आया सारा? चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं मैं। हाँ आपसे क्वेश्चन है, पहले हमारे देश के अंदर चुनाव होते थे तो वोटिंग करने की एज क्या थी? 21 साल। तो अब प्रेजेंट टाइम में क्या है? 18। तो आप ये बताइए कि मतदान करने की आयु 21 साल से हटाकर 18 साल कब की गई? हाँ कौन सा संविधान संशोधन है? वेरी गुड, 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो आपको ये सारा समझ में आया? सारी चीज क्लियर हो गई? किसी कोई डाउट? वेरी गुड। तो आप भी बताइए भाइयों, ये आपको सेशन कैसा लगा? अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।